सोनपुर गांव के चौराहे पर दो छोले भटूरे वाले अपना अपना ठेला लगाकर धंधा करते थे। एक छोर पर मुकेश अपना ठेला लगाता था तो दूसरे छोर पर मोहनलाल अपना ठेला लगाता था। अरे मोहनलाल सेठ, एक प्लेट बढ़िया छोले भटूरे लगाना। अरे एक प्लेट क्या, 2 प्लेट मस्त छोले भटूरे लगवाता हूँ। अरे नहीं नहीं सेठ जी, एक ही बहुत है। मोहनलाल के ठेले पर लड़के काम करते थे। एक बर्तन धोता था तो दूसरा ग्राहकों को संभालता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इतने में मोहनलाल ने ठेले पर काम करने वाले लड़के सोनू को एक जोरदार तमाचा मारा। ग्राहक चौंक गए। अभी तक तूने इन भाई साहब की थाली नहीं लगाई, ये ग्राहक हमारे भगवान है। बस अभी लगाता हूँ सेठ जी। सोनू जल्दी जल्दी प्लेट लगाता है और वो ग्राहक खाने लगता है। छोले भटूरे इतने स्वादिष्ट थे कि सब लोग बहुत जल्दी जल्दी खा रहे थे। वहीं दूसरे छोर पर मुकेश के ठेले पर सिर्फ 1 या 2 ग्राहक ही मुश्किल से आते थे। अरे मोहनलाल सेठ, छोले भटूरे खाकर तो मजा ही आ गया। आपका लड़का बहुत स्वादिष्ट छोले बनाता है। सिखाया तो मैंने ही है इसे, वरना इस गवार को तो शरबत तक बनाना नहीं आता था। इसी बात पे 1 प्लेट और लगाना। देखा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप 2 प्लेट लगवाओ, और आपने मेरी बात मानी ही नहीं। मुझे भी 1 प्लेट और लगाना। सोनू छोले भटूरे की बहुत सारी प्लेटें लगाना शुरू कर देता है, लेकिन तभी मोहनलाल सेठ उसे फिर से एक जोरदार तमाचा मारता है। अब मैंने क्या किया सेठ जी? बिना मालिक की आज्ञा के तूने प्लेटें लगाना क्यों शुरू कर दी? माफ करना मालिक, गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। चल अब अपना काम कर, हमारे भगवान जैसे ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। सोनू अपना काम करने लगता है और सभी के लिए प्लेटें लगाता है। वहीं दूसरे छोर पर खड़े मुकेश के ठेले पर अजय छोले भटूरे खा रहा था। उसके ठेले पर एक ही ग्राहक था जो कि मोहनलाल की सारी हरकतें देख रहा था। ये सामने वाला सेठ कुछ ज्यादा ही घमंड नहीं दिखाता। अब क्या कर सकते हैं भाई साहब, एक ठेले की बदौलत करोड़ों रुपया कमा चुका है, घमंड तो आएगा ही। लेकिन एक बात बताओ भाई साहब, जी पूछिए, आखिर उसके ठेले पर सुबह से लेकर रात तक ग्राहकों की लाइन क्यों लगी रहती है, जबकि तुम्हारे ठेले पर गिनती के कुछ ही लोग आते हैं? हो सकता है मेरे हाथों में स्वाद ना हो, सेठ जी के कारीगरों में ज्यादा स्वाद हो। नहीं भाई साहब, नहीं भाई साहब, आपके हाथों में भी जादू है। मुझे लगता है बात कुछ और है। तो इस तरह से मुकेश थोड़ा बहुत ही कमा पाता था और मोहनलाल हजारों रुपए हर दिन कमाता था। वहीं मुकेश का धंधा इतना मंदा पड़ गया कि उसकी दुकान बंद होने की नौबत आ गई। एक दिन एक बूढ़ा भिखारी मोहनलाल के ठेले पर आता है। सेठ जी, सुबह से कुछ नहीं खाया है, इस गरीब को कुछ खिला दो। सेठ मोहनलाल उस भिखारी को गुस्से से देखता है और 1 रुपए का सिक्का निकालकर उसके मुंह पर मार देता है। ये ले पकड़, अब भाग यहाँ से। 1 रुपए में तो बिस्कुट भी नहीं मिलेगा सेठ जी। अच्छा, तो क्या तुझे लाखों रुपए दान कर दूं? हैं? निकल यहाँ से, देख नहीं रहा यहाँ सैकड़ों लोग लाइन लगाकर खड़े हैं, टाइम खोटी मत कर। मुझे पैसे मत दो, बस कुछ खाने को दे दो। तो पैसे निकाल और छोले भटूरे खा ले। अगर मेरे पास पैसे होते तो आपके सामने भीख क्यों मांगता सेठ जी? आपकी दुकान का नाम करोड़पति छोले भटूरे वाला है। थोड़ा सा आप मुझे भी खिला दोगे तो आप गरीब नहीं हो जाओगे। इतने में सेठ अपने दूसरे लड़के को जोरदार तमाचा मारता है। तो इतनी देर से देख रहा है कि ये 2 कौड़ी का भिखारी मुझसे बहस कर रहा है और तू चुपचाप तमाशा देख रहा है। भगा इसको यहाँ से। वो लड़का भिखारी के पास जाता है और चुपके से उसके कान में बोलता है, बाबा आप यहाँ से चले जाओ, वरना आपके चक्कर में मेरी नौकरी चली जाएगी। वैसे भी आजकल बेरोजगारी इतनी है कि नया काम मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं अपने सेठ की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ बाबा। कोई बात नहीं बेटा, तुम सब लड़के एक दिन बहुत तरक्की करोगे। तुम लोगों की वजह से ही तुम्हारा सेठ करोड़पति बना है। खैर मैं चलता हूँ। वो भिखारी वहाँ से सीधा मुकेश के ठेले पर चला जाता है। मुकेश जल्दी से 1 प्लेट छोले भटूरे लगाता है और उस भिखारी को बड़े ही प्यार से खिलाता है। भगवान करे तेरा धंधा खूब फले फूले। अब बाबा, अभी तो मेरी बोहनी तक नहीं हुई है, पैसे तो नहीं है, पर अगर आपको भूख लगी है तो आप छोले भटूरे खा लीजिए। ठीक है बेटा। बेटा, वो सामने वाले ठेले का नाम करोड़पति छोले भटूरे वाला क्यों है, क्या तुम बता सकते हो? बाबा, क्योंकि वो कई सालों से ये धंधा कर रहे हैं, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है उन्हें, उन्होंने करोड़ों कमा लिए हैं, इसीलिए लोग उन्हें करोड़पति छोले भटूरे वाला कहने लगे। तब से उन्होंने अपनी दुकान का नाम करोड़पति छोले भटूरे वाला रख लिया। पर सही मायने में तुमसे बड़ा करोड़पति कोई नहीं है बेटा।
इतना कहकर वो भिखारी वहाँ से चला जाता है और थोड़ी दूर पर किसी गली में खड़ी एक कार के अंदर बैठ जाता है और वहाँ से चला जाता है। मुकेश ये दूर से देखता है और उसे ये बात बहुत अजीब लगती है। अजीब है, गाड़ी है तो फिर खाने का भीख क्यों मांग रहा था? तभी मोहनलाल मुकेश को टॉन्ट मारने लगा। क्यों रे मुकेश, चूना लगाकर चला गया ना? कितनी बार कहा है तुझे कि यहाँ से ठेला लेकर चला जा। तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। जब तक मेरा ठेला यहाँ है तब तक तेरे छोले भटूरे बिक ही नहीं सकते। मोहनलाल हर रोज ऐसे ही मुकेश को टॉन्ट मारता था। मुकेश को बहुत बुरा भी लगता था, लेकिन वो बेचारा भी क्या ही करता, घर की जिम्मेदारी थी उस पर। हाँ मोहनलाल भाई, तुम भी सुना लो, लेकिन याद रखना सबका दिन आता है। तेरा तो दिन कब का ढल चुका है रे, अब अंधेरा ही अंधेरा है। मुकेश दुखी हो गया। मुकेश भटूरे तलने के लिए अच्छे तेल का भी इस्तेमाल करता था और यही करते करते वो गरीब होता जा रहा था। एक दिन मुकेश की बीवी ने उसे कह दिया, सुनो बहुत हो गया, अब मैं ऐसे नहीं रह सकती। छोले भटूरे बिकते नहीं तो क्यों जाते हो बार बार? घर में राशन नहीं है, हम क्या भूखे मरेंगे? आज अगर राशन नहीं लाए तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मुकेश ठेला लेकर उसी जगह पर चला गया, लेकिन उसका एक प्लेट भी छोला भटूरा नहीं बिका। दोपहर को वो मोहनलाल के पास पैसे उधार लेने चला गया। मोहनलाल भाई, कुछ पैसे उधार दोगे? मैं बहुत जल्दी लौटा दूंगा। आ गया ना औकात पर? अरे जा भाग यहाँ से, मैं अपने सगे बाप को भी उधार नहीं देता, तुझे क्या दूंगा? मुकेश का मोहनलाल ने बहुत अपमान किया। मुकेश अब हौसला खो चुका था। तभी वहाँ वो गाड़ी आकर रुकी। उस दिन वो भिखारी जिस गाड़ी में बैठकर चला गया था, उस गाड़ी से एक सेठ बाहर निकला। वो सेठ सूट बूट में था। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो सिर्फ करोड़पति नहीं, अरबपति है। मोहनलाल ने सोचा कि वो अमीर सेठ उसी के ठेले पर आ रहे थे, लेकिन वो सेठ मुकेश के पास चले गए। पहचान रहे हो मुझे? मैं वही हूँ जो उस दिन भिखारी के रूप में आया था। अरे हाँ, आप तो बड़े साहब निकले, लेकिन मेरे पास क्यों आए हो सेठ? और उस दिन वो भिखारी बन के? बताता हूँ। असल में मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, बहुत सारा बिजनेस है मेरा। अब मैं छोले भटूरे का फ्रेंचाइजी खोलना चाहता हूँ, लेकिन छोले भटूरे के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। इसीलिए मैं उस दिन छोले भटूरे खाने निकला था। भिखारी के रूप में इसलिए निकला था क्योंकि गरीब बनकर ही लोगों के नियत का पता चलता है। मैं घमंडी लोगों के साथ व्यापार नहीं करता। तुमने मुझे प्यार से खाना खिलाया, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। लेकिन मेरे छोले भटूरे से ज्यादा स्वादिष्ट तो मोहनलाल सेठ के छोले भटूरे हैं। वो पुराना तेल इस्तेमाल करता है, साथ में कुछ ऊट पटांग चीजें भी डालता है, जिससे हेल्थ खराब होती है। मेरी दुकान में अमीर लोग खाने के लिए आएंगे, उन्हें टेस्ट के साथ साथ हेल्थ भी चाहिए। मुकेश अब राजी हो गया, उसे बस देखभाल करनी थी। सेठ ने उसी वक्त उसे लाखों का चेक दिया और कुछ ही दिनों में वहीं पर छोले भटूरे का एक चकाचक दुकान खुल गई। साथ ही साथ पूरा शहर छोले भटूरे की नई ब्रांड से छा गया। मुकेश करोड़पति बन गया और मोहनलाल सेठ की कमाई बंद हो गई। इस तरह अंत में सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत की जीत हुई। हरिपुर नाम का एक गांव था, जहां सेठ अग्रवाल नाम का एक व्यापारी रहता था। सेठ अग्रवाल पर माँ लक्ष्मी की कृपा थी। वो धन संपत्ति से संपूर्ण था। सेठ अग्रवाल बहुत ही ईमानदार और अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था। सेठ अग्रवाल का चाट पापड़ी का काम था। वह उसकी चाट पापड़ी के गांव में 4 दुकानें थी। उसकी चाट पापड़ी बहुत ही मशहूर थी। दूर दूर से लोग उसकी चाट पापड़ी खाने गांव में आते। सेठ अग्रवाल का एक मुंशी था जो उसके कारोबार का ध्यान पूरी ईमानदारी से रखता था। वो रोज गिनकर कारीगरों को चाट पापड़ी का सामान देता और शाम को सबसे हिसाब लेता था। सेठ अग्रवाल का कारोबार अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से सेठ अग्रवाल के पास गांव से शिकायतें आने लगी कि उसकी चाट पापड़ी में काफी मिलावट हो रही है, जिससे गांव के लोगों की तबीयत खराब होने लगी थी। ये सब सुनकर सेठ अग्रवाल को काफी चिंता होने लगी। एक दिन सेठ अग्रवाल ने मुंशी को बुलाया। अरे मुंशी, आजकल लोगों से बहुत शिकायतें आ रही हैं कि हमारी चाट पापड़ी में कोई मिलावट करके बेच रहा है और उसे खाकर लोगों की तबीयत खराब हो रही है। पर मालिक, सारा सामान तो मैं अपनी देखरेख में बनवाकर कारीगरों को देता हूँ और मैं तो कोई भी मिलावट वाला सामान नहीं देता उनको। मैं कुछ नहीं जानता। मैंने ये काम तुमको सौंपा है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसका पता लगाओगे कि कौन है जो मिलावट कर रहा है, और अगर तुम पता नहीं लगा पाओगे तो मैं तुम्हारी नौकरी छीन लूंगा। ठीक है मालिक, मैं 4 कारीगरों को बुलाता हूँ और उनसे पूछता हूँ
मुंशी चारों कारीगरों को बुलाता है। चारों कारीगर थोड़ी देर में ही सेठ अग्रवाल के घर पहुंच जाते हैं। जी सेठ जी, आपने हमको बुलाया? हाँ, लोगों से ये शिकायत आई है कि तुम में से कोई मिलावट करके चाट पापड़ी बेच रहा है। क्या? नहीं नहीं मालिक, मिलावट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। हाँ सेठ जी, आप जैसा हमें सामान देते हो हम बिल्कुल वैसा ही ले जाकर बाजार में बेचते हैं। जो भी है सच सच बता दो, वरना सबको काम से निकाल दूंगा। नहीं नहीं मालिक, मैंने कोई मिलावट नहीं की, ये लोग ही करते होंगे। झूठा इल्जाम मत लगा मनोज, तू ही करता होगा मिलावट, हम नहीं करते। चारों कारीगर आपस में एक दूसरे पर दोष लगाने लगते हैं। मुंशी और सेठ अग्रवाल को समझ में आ जाता है कि ऐसे अपने आप से खुद कोई नहीं बताएगा, कोई दूसरा उपाय ढूंढना होगा। मुंशी उन चारों को वापस भेज देता है। मालिक, ऐसे तो कोई बता नहीं रहा है। मुझे नहीं पता मुंशी, जल्द से जल्द पता लगाओ, वरना तुम्हारी नौकरी छीन लूंगा मैं। मालिक, मेरे पास एक तरकीब है। अगले दिन सेठ अग्रवाल और मुंशी चारों कारीगरों को गिनकर 100 प्लेट का सामान बेचने के लिए देते हैं और बाजार में भेज देते हैं। उनके जाने के थोड़ी देर बाद सेठ अग्रवाल और मुंशी दोनों अपना भेष बदलकर बाजार में पहुंचते हैं। वो पहले राजू के पास जाते हैं। अरे भैया, आज हमारे सेठ जी की बेटी का जन्मदिन है, तो आज हमको 200 प्लेट चाट पापड़ी चाहिए, बताओ दे पाओगे? भाई साहब, 200 प्लेट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हम आपको 150 प्लेट दे सकते हैं। 150 प्लेट तुरंत दे दोगे? हाँ भाई साहब, बिल्कुल अभी मिल जाएगा। भैया, चाट पापड़ी अच्छी और साफ सुथरी तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, आप चाहें तो बाजार में पूछ लीजिए, बहुत प्रसिद्ध चाट पापड़ी है हमारी। ठीक है, कर दो। फिर मुंशी और सेठ राजू से चाट पापड़ी लेते हैं और उसको 150 प्लेट के पैसे देकर वहां से चले जाते हैं। फिर वो अपने दूसरे कारीगर किशोर की दुकान पर जाते हैं और उससे भी 200 प्लेट चाट पापड़ी के लिए बोलते हैं। किशोर बोलता है, भैया 150 प्लेट दे पाऊंगा, बोलो तो कर दूं। ठीक है, दे दो। फिर वो वहां भी 150 प्लेट के पैसे देते हैं और सामान लेकर वहां से अपने तीसरे कारीगर मनोज की दुकान पर जाते हैं। भैया, आज हमारे सेठ जी की बेटी का जन्मदिन है, तो आज हमको 200 प्लेट चाट पापड़ी चाहिए, बताओ दे पाओगे? अरे भैया, 200 क्या, 250 प्लेट भी मिल जाएगा। नहीं नहीं भाई साहब, 200 प्लेट ही दे दो आप। फिर वो वहां से भी चाट पापड़ी लेकर अपने आखिरी कारीगर मुरली के पास जाते हैं और उससे भी 200 प्लेट की मांग करते हैं। तब मुरली बोलता है, नहीं भैया, 200 प्लेट तो नहीं होगा, 100 प्लेट दे पाऊंगा, आज 100 प्लेट तक का ही सामान मिला है। ठीक है, आप इतना ही दे दो। सेठ अग्रवाल और मुंशी अपनी सारी दुकानों से सारा सामान खरीद कर घर जाने लगते हैं। मुंशी, ये तुमने कौन सा खेल खेला है, मुझे समझ नहीं आया। मालिक, समझना बहुत आसान है। आज हमने 100 प्लेट का सामान कारीगरों को दिया था, मतलब सब कारीगरों के पास 100 प्लेट तक का ही सामान था, लेकिन उन्होंने हमें 600 प्लेट का सामान बेचा है। किसी ने 150 प्लेट हमको बेचा, तो किसी ने 200 प्लेट, मतलब जिसने 100 प्लेट से ज्यादा हमको बेचा उन सब ने मिलावट की है और सामान को अधिक बढ़ाया है, समझे? अरे वाह मुंशी, तुमने तो बड़ी आसानी से और सूझबूझ से पता लगा लिया कि कौन कितना मिलावट कर रहा है। अरे मालिक, अभी तो असली लालची कौन है ये तो घर जाकर पता चलेगा। फिर वो दोनों घर जाते हैं। उनके घर पहुंचते ही सारे कारीगर भी सेठ अग्रवाल को हिसाब देने पहुंच जाते हैं। मालिक, ये लीजिए आज के पैसे। ये मेरे पैसे आज के? मालिक, ये मेरे आज के पैसे। मालिक, ये लीजिए आज के पैसे। आज एक सेठ आया था कोई, उन्होंने एक साथ ही सारी चाट पापड़ी खरीद ली। ये तो 400 प्लेट के ही पैसे हैं। हाँ, तो आपने सबको 100 प्लेट का ही तो सामान दिया था। हाँ, लेकिन तुम लोगों ने 600 प्लेट बेचा है ना। 150 प्लेट राजू ने, 150 किशोर ने, और मनोज तुमने तो 200 प्लेट बेचे हैं। ज्यादा चौंको मत, हमने ही भेष बदल कर तुम सबसे सामान खरीदा था। तुम लोगों का झूठ पकड़ा गया है। तुम्हारे लालच की वजह से कितने लोगों की तबीयत खराब हुई है, तुम लोगों को पता है। और उसके बाद तुम लोग पैसों में भी झूठ बोल रहे हो। बस एक ही इंसान है जिसने ईमानदारी से अपना काम किया है, वो है मुरली। धन्यवाद मालिक। मुरली, तुम आज से दुकान पर नहीं जाओगे, बल्कि सारी दुकानों की देखरेख करोगे। और तुम तीनों, तुमको तुम्हारे लालच की सजा पुलिस देगी। ये सुनते ही तीनों कारीगर अपनी गलती की माफी मांगने लगते हैं, पर सेठ उनकी एक नहीं सुनता।
फिर मुंशी उन तीनों लालची कारीगरों को पुलिस के हवाले कर देता है, जिससे उनको उनके लालच का फल मिल जाता है और मुरली को उसकी ईमानदारी से खुश होकर उसका ओहदा बढ़ा दिया जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमको कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और ईमानदारी से अपना काम करते रहना चाहिए, क्योंकि लालच का परिणाम बुरा होता है। Thanks for watching.